आजकल अगर हम आसपास देखें तो पाएंगे कि भारतीय महिलाएं हर जगह नए रिकॉर्ड बना रही हैं। भारत में 80 लाख महिला उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स हैं। 40% स्टेम ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं भारत की। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। और ये सुनकर आपको गर्व होगा कि भारत में 15% पायलट्स महिलाएं हैं, जो दुनिया का सबसे अव्वल नंबर है। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं गाड़ियां नहीं चला सकती, भाई वो तो प्लेन उड़ा रही हैं। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सब करने वाली भारतीय महिलाएं पश्चिमीकरण की ओर बढ़ रही हैं, वेस्टर्नाइज्ड हो रही हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराएं महिलाओं के लिए घूंघट, घर में रहना, चुप रहना और यहाँ तक कि सती जैसी बेहद खतरनाक प्रथाएं थीं। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारा प्राचीन भारत सच में महिलाओं के प्रति इतना सख्त था, या असल में वे सच्ची भारतीय परंपरा की मिसाल हैं? चलिए इस सच्चाई को जानने के लिए हम अपने इतिहास की ओर लौटते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि जेंडर इक्वालिटी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो पश्चिम से भारत में आया है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि पुरुष और महिलाओं को बराबर मानना हमें वेस्टर्नाइज्ड यानी पश्चिमी सोच वाला बनाता है। लेकिन क्या ऐसा सच है? क्या आपने कभी पश्चिमी इतिहास की किताब पढ़कर सोचा है कि इसमें महिलाएं कहाँ हैं भाई? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनका इतिहास शुरू होता है सिकंदर महान से, क्योंकि उसने कई लाखों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर उसमें जूलियस सीजर आता है, फिर नेपोलियन, फिर अमेरिका के वॉशिंगटन और ब्रिटेन के चर्चिल की बात होती है। ऐसा ही होता है। हो सकता है कि जोन ऑफ आर्क या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे महिलाओं के बारे में इधर उधर थोड़ा सा लिखा मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर उनके इतिहास में पुरुष ही मिलेंगे, जिनके बारे में पुरुषों ने ही लिखा है। यही है पश्चिम का इतिहास। केंद्र में पुरुष और साइडलाइंस पर महिलाएं। अगर उनके बारे में लिखा भी जाता था तो भी उसमें महिलाओं के बारे में कुछ अच्छा नहीं होता था। जैसे एरिस्टोटल को देखिए, उन्हें सबसे बड़ा ग्रीक फिलोसोफर या एक्चुअली वेस्टर्न फिलोसोफर माना जाता है और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लेकिन क्या आप जानते हैं महिलाओं के बारे में वो क्या लिखते थे? मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, मतलब अनुवाद करके हिंदी में कोट कर रहा हूँ। पुरुष और महिला का वही संबंध है जो एक मालिक का अपने गुलाम से होता है, यह अरिस्टोटल ने कहा था। यानी पश्चिमी सोच के सबसे बड़े थिंकर का मानना है कि महिलाएं पुरुष से हमेशा नीचे ही होंगी। यहाँ तक कि इंग्लिश शब्द हिस्टीरिया, आपने शायद ये शब्द सुना होगा, हिस्टीरिया, जो एक तरह की मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी को कहते हैं, तो ये अंग्रेजी शब्द हिस्टीरिया ग्रीक भाषा में यूट्रस यानी गर्भ के लिए जो शब्द है उससे आया है। अब इसके बारे में क्या बताऊं। अभी यूरोप में विच हंट भी होती थी, जिसमें लगभग 1 लाख महिलाओं को डायन मानकर मार दिया गया या जिंदा जला दिया गया। ये सब 15 से 18वीं सदी के बीच हुआ था और सबसे ज्यादा घटनाएं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में हुई। यानी काफी सालों तक पश्चिम में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने में भी पश्चिम काफी पीछे रहा। अमेरिका में 1920 में जाकर महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला, यानी पुरुषों को अधिकार मिलने के लगभग 100 साल बाद। और हमारे भारत में महिलाओं और पुरुषों को वोटिंग का हक एक साथ मिला। दूसरे पश्चिमी देशों में भी 20वीं सदी तक इसी तरह का संघर्ष चलता रहा वोटिंग राइट्स को लेकर। तो कुल मिलाकर पश्चिम ने हाल में ही
महिलाओं को अधिकार दिए हैं। मॉडर्न ज़माने, आधुनिक ज़माने से पहले तक पश्चिम में महिलाओं की हालत बहुत ख़राब थी। दूसरी तरफ इसका उल्टा हमें भारत में देखने को मिलता है। हमारे इतिहास में शक्तिशाली महिलाएं भरी पड़ी हैं। हमारे यहाँ महिलाएं सिर्फ देवी नहीं होती थी, सिर्फ गॉडेसेस नहीं होती थी। हमारे यहाँ महिलाएं तपस्वी, कलाकार, योद्धा, शिक्षक, डिप्लोमैट, स्कॉलर और शासक सब हुई। सिंधु सरस्वती सभ्यता से शुरू करते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग चल रहा है। कांस्य युग मतलब लगभग 4000 साल पहले। हाँ, और हम राखी गढ़ी, मोहनजोदारो और हड़प्पा के फलते फूलते शहरों में हैं। यहाँ पर महिलाएं सिर्फ कोने में खड़ी होकर सब कुछ होते हुए देख नहीं रही हैं, बल्कि खुद मुख्य भूमिकाओं में हैं। पाओलो बियाजी की रिसर्च बताती है कि सिंधु सरस्वती घाटी की साइट्स पर जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, उनसे पता चलता है कि उस समाज में महिलाएं पुरुषों के बराबर थीं। भारत में सिर्फ देवियों के रूप में ही स्त्रियों को नहीं पूजा जाता था, बल्कि महिलाएं खुद धर्म का ज्ञान रखती थीं। ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीन शास्त्र है, ऋग्वेद के कई श्लोक महिलाओं ने लिखे हैं। इन ऋषिकाओं में लोपामुद्रा और गार्गी का नाम आता है। गार्गी की तो कितनी लोक कथाएं भी हमने सुनी हैं, जिसमें वो अपने समय के विद्वानों से फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र से जुड़े कठिन सवाल पूछती हैं। फिर हमने उभय भारती का भी नाम सुना है, जो आदि शंकराचार्य, सोचे, आदि शंकराचार्य और मंदन मिश्र के बीच हुई फेमस डिबेट की जज बनी थी। एक महिला आदि शंकराचार्य जी की डिबेट में जज थी, यानी हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में भी महिलाएं होती थीं। फिर हमारे पास ऐसी महिलाओं के उदाहरण भी हैं जिन्होंने बहादुरी और बुद्धिमानी से शासन किया था। प्रभावती गुप्ता ने लगभग 1600 साल पहले वाकाटक साम्राज्य पर राज किया था। रुद्रमा देवी तो सेना लेकर युद्ध लड़ी थी, जो दिखाता है कि बहादुरी और वीरता पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी, महिलाएं भी युद्ध कर सकती थी। रुद्रमा देवी पर एक बहुत अच्छी तेलुगु पिक्चर है, शायद उसका एक हिंदी सबटाइटल वर्जन भी है, जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं एक्सेप्शन यानी अपवाद हैं। भारत में महिलाओं के राज करने और युद्ध लड़ने की प्रथा रही है। पुर्तगाल से आए एक यात्री डोमिंगो पैज ने लिखा है कि भारत में महिलाएं अपने नाम पर राज्य का प्रशासन और शासन करती थीं। वो ये भी बताता है कि महिलाएं ट्रम्पेट बजाती थीं, कुश्ती लड़ती थीं और तलवारबाजी भी करती थीं, पुरुषों के समान पूर्णता के साथ। शिक्षा में भी महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। वल्लभी में एक प्राचीन यूनिवर्सिटी की स्थापना एक महिला ने की थी। वल्लभी सौराष्ट्र गुजरात में है। हर गुजराती, हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए। चीन से आने वाला यात्री ह्यून सांग बताता है कि राजा अशोक की बेटी संघमित्रा और राजा हर्षवर्धन की बहन राजश्री उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों के रूप में जानी जाती थी, मानी जाती थी। अब हम आते हैं मध्यकाल में, मेडिवल एज में, जिसे भारत में महिलाओं के लिए काला युग, डार्क एजेस माना जाता है, क्योंकि विदेशी आक्रमण और सामाजिक गिरावट के साथ महिलाओं की स्थिति भी खराब हो रही थी। उसके बावजूद इस समय भी कई महिलाओं ने शासन किया। मराठा रानी ताराबाई ने मुगलों को आगे बढ़ने से रोका और औरंगजेब को हराकर बहादुरी दिखाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू रानियां ही शक्तिशाली होती थीं। भोपाल की बेगमों ने लगभग 100 साल तक राज किया और खुद को नवाब भी कहती थीं। दक्षिण भारत में रानी मंगमल और मध्य भारत के मालवा में अहिल्याबाई होलकर जैसी रानियों ने दिखाया कि महिलाएं कितनी अच्छी तरह से राज्य चला सकती हैं। अहिल्याबाई की राजधानी इंदौर थी, जिसे उन्होंने उस समय के सबसे धनवान शहरों में से एक बना दिया था। उन्होंने शिक्षा प्रणाली का निर्माण करके अपने लोगों की मदद की। वह अपने दान पुण्य के लिए भी जानी जाती थी और पूरे भारत में धर्मशालाओं और स्कूलों का निर्माण करती थी।
उन्होंने आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए प्राचीन मंदिरों का पुनः निर्माण किया, जिनमें से सबसे नोटेबल वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी मंदिर था। मैं मूलतः वाराणसी का हूँ, काशी का हूँ, और जो सब वाराणसी से हैं हमारे लिए अहिल्याबाई देवी स्वरूप है। अब सवाल उठता है कि अगर प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी तो आज के ज़माने में क्या हुआ? उनकी स्थिति में गिरावट क्यों आई? कुछ स्कॉलर्स, कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि विदेशी आक्रमणों के कारण ऐसा हुआ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे प्रमुख आक्रमणकारी तुर्क और अंग्रेज उस समय महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानते थे। दरअसल कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति समझते थे और उन्होंने अपने इस नज़रिए को भारतीयों पर भी थोपने की कोशिश की, तुर्क और अंग्रेज़ों ने। दूसरी बात, इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी समाज अगर हिंसा का सामना करेगा, रैंडम वायलेंस का सामना करेगा, तो वो पेट्रियार्कल यानी पितृसत्ता में मानने वाला बन ही जाएगा। ऐसा ही सीरिया और कुर्द के आधुनिक समाजों के साथ हुआ। आप ध्यान देंगे तो समझ आएगा कि प्राचीन भारत में जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा आक्रमण और हिंसा हुई, आज वही सबसे ज़्यादा पेट्रियार्कल है, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान। और जहां कम हिंसा हुई, जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया, वहां कम पेट्रियार्की है। केरला और नॉर्थ ईस्ट में तो आपको आज भी मैट्रिलिनियल यानी मातृसत्ता को मानने वाले समाज मिल जाएंगे। मैट्रिलिनियल का अर्थ है कि जिन परिवारों का लाइन माँ के परिवार से चलता है, और केरला में इसका एक उदाहरण है नायर संप्रदाय। एक दूसरा सवाल उठता है कि जब भारत में महिलाओं का इतना ही सम्मान था तो सती प्रथा कहां से आई? सती प्रथा कहती है कि पति के मरने के बाद महिला को भी अपने पति के चिता के साथ जल जाना चाहिए। अंग्रेजों ने इसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों से आने वाली एक व्यापक और सामान्य परंपरा के रूप में दर्शाया। ये तो हमें आज के टेक्स्ट बुक्स में भी सिखाया जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? भारत की प्रथाओं को समझने के लिए रामायण और महाभारत से अच्छा क्या होगा? आप रामायण और महाभारत में विधवा हुई महिलाओं की एक लिस्ट, एक सूची बनाएं और देखें कि उनमें से कौन सती हुई थी। रानी कौशल्या सती हुई थी? नहीं। रानी कैकेयी या सुमित्रा? नहीं। मंदोदरी या तारा? नहीं। चलिए महाभारत पर आते हैं। रानी सत्यवती या कुंती? नहीं। रानी माद्री, लेकिन रानी माद्री यस, उन्होंने अपने पति के चिता पर अपनी प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन उन्होंने कहा भी था वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो गिल्टी महसूस कर रही थी, क्योंकि उनके कारण उनके पति पांडु की मौत हुई। और महाभारत में तो युद्ध के कारण कितनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई थी, लेकिन क्या उनमें से कोई सती हुई? सच हमारे सामने है, हमारे आंखों के सामने है, लेकिन हम ही उसे नहीं देख पाए। हमारी प्राचीन परंपरा में कहाँ थी ये सती परंपरा? अब बात करते हैं उस देवी की जिनके नाम पर सती प्रथा है। क्या सती माता सती हुई थी? नहीं, वो तो सती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पति भगवान शिव हैं, और शिव तो शाश्वत हैं, अनश्वर हैं, वो तो मर ही नहीं सकते। तो देवी सती सती कैसे होती? सती माता ने अपनी जान इसलिए दी थी क्योंकि वो दुखी थी कि उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया था, घोर अपमान किया था। ये सती प्रथा नहीं होती है। सती प्रथा को गलत तरह से वेदों से भी जोड़ दिया गया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हिंदू ग्रंथों में विधवाओं को जलाने का समर्थन कहीं नहीं मिलता है। ये गलतफहमी कैसे हुई, अब उसे समझते हैं। अथर्ववेद में एक श्लोक है जो कहता है कि पति के मरने के बाद भी पत्नी को उसका साथ निभाना चाहिए। इसका सही में विश्लेषण करें तो समझ आता है कि ये श्लोक महिला को जिंदा रहकर पति के जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कह रहा है। ऋग्वेद का एक श्लोक तो विधवा स्त्री को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी कहता है।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसका ये मतलब है कि उस विधवा को शादी करने का, पुनः शादी करने का समर्थन मिल रहा है। देखा आपने, गलत मतलब निकालकर भारत को कितना बदनाम किया गया। जर्मन ओरिएंटलिस्ट मैक्स म्यूलर, जो किसी भी तरह से हिंदुत्व स्कॉलर नहीं है, मैक्स म्यूलर ने भी बताया था कि गलत मतलब निकालने से कितना नुकसान हो सकता है। मैं उनको कोट कर रहा हूँ अंग्रेजी में। उन्होंने कहा था, ऑन द अथॉरिटी ऑफ अ पैसेज विच वॉज मैंगल्ड, मिसट्रांसलेटेड एंड मिसअप्लाइड। पद्मश्री प्रोफेसर मीनाक्षी जैन कहती हैं कि सती और जौहर जैसी प्रथाओं ने मध्यकाल में जन्म लिया। विदेशी आक्रमणों पर ये एक रिस्पॉन्स था। ये प्रथाएं भारतीय संस्कृति की नहीं हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में सम्मान और पहचान को बनाए रखने के लिए उन्हें अपनाया गया था। देखिए, आज भी यजीदी महिलाएं आईसिस आतंकवादियों की सेक्स स्लेवरी से बचने के लिए आत्महत्या कर रही थीं। प्रोफेसर जैन ये भी बताती हैं कि भारतीयों को बुरा दिखाने के लिए कैसे अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को बढ़ा चढ़ा कर बताया। बहुत कम महिलाएं सती होती थीं, उन्हें अपवाद यानी एक्सेप्शन माना जाता था। लेकिन 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बताया कि सभी महिलाओं को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा करके वो लोगों को हिंदू धर्म से दूर करना चाहते थे। वैसे अंग्रेज़ों ने भारत को बदनाम करने के लिए और भी कई चीज़ों के गलत मतलब निकाले हैं। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में वो कहते थे कि मोक्ष पाने के लिए हिंदू जानबूझकर रथ के पहिए के नीचे आकर मर जाते थे। हम सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता था। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो अंग्रेज़ी शब्द जगरनॉट है उसका रूट यही हिंदी शब्द जगन्नाथ है। और जगरनॉट का मतलब है एन अनस्टॉपेबल फोर्स, एक ऐसी शक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता और जिसके सामने छोटे लोग मारे जाते हैं। एक्समैन कॉमिक में एक विलन भी था जिसका नाम जगरनॉट है। बताइए, हमारे जगन्नाथ जी को इन अंग्रेज़ों ने एक विलन बना दिया एक्समैन में, जगरनॉट। हद है यार। एनीवे, अंग्रेज़ों और दूसरे यूरोपीय देशों की ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है। लोकल इंडिजिनस लोगों को बुरा दिखाओ ताकि अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर सको। ऐसा उन्होंने पूरी दुनिया में किया, अफ्रीका में, सेंट्रल अमेरिका, हर जगह। अब एक और बात, क्योंकि सवाल ये है कि आजकल जो महिलाओं के खिलाफ भयानक अपराध हो रहे हैं भारत में, जैसे हाल ही में कोलकाता में हुआ, उनके बारे में क्या कहा जाए। यह अपराध बेहद शर्मनाक और पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले हमें अपने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। चाहे कानून कितने भी सख्त क्यों ना हो, ज़्यादातर अपराधियों, भारतीय अपराधियों को पता होता है कि हमारे धीमे अदालत सिस्टम की वजह से शायद वो बिना सज़ा पाए ही मर जाएंगे। अपराधियों को जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उनमें डर पैदा हो, ऐसा डर जो उन्हें ऐसे घिनौने अपराध करने से रोके। दूसरा मुद्दा संस्कृति का है, कल्चर का है। कुछ संस्कृतियों में बलात्कार को सही ठहराया गया है, ये दुख की बात है, जैसे गैर मजहबी या युद्ध में जीती हुई महिलाओं का बलात्कार। लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति में कभी भी ऐसे भयानक अपराधों को सही नहीं माना गया। उदाहरण के तौर पर रावण पर रंभा के साथ बलात्कार की कोशिश के लिए लगा श्राप। तो कहानी ये है, रावण तो सब जानते हैं, रामायण का जो खलनायक था। कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार रावण ने अटेम्प्ट किया था रंभा का बलात्कार करने का, या शायद किया भी हो, और उसने अपेरेंटली कहा था कि रंभा तुम तो अप्सरा हो, आपका तो पति भी नहीं है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। और चूंकि रावण ने ये पाप करने का प्रयत्न किया, उस पर श्राप लगा कि कभी भी अगर वो किसी महिला को बिना उसके कंसेंट के छुए भी तो वो मर जाएगा, उसका सर फट जाएगा। हमारे आधुनिक भारत में हमें ये प्राचीन भारतीय संस्कृति फिर से उजागर करनी होगी।
हमें अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को फिर से अपनाना होगा। वही संस्कृति जो पुरुषों और महिलाओं को समानता के रूप से देखती थी और किसी भी तरह से इस घिनौने क्राइम को जस्टिफाई नहीं करती थी। और भारतीय पुरुषों को प्राचीन भारतीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। आज की बात इसी पर ख़त्म करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को बराबर मानना पश्चिमी सोच नहीं बल्कि भारतीय सोच का सही हिस्सा है, प्राचीन भारतीय सोच का हिस्सा है। हाँ, कुछ सदियों तक हमारे देश में महिलाओं की स्थिति खराब हुई, लेकिन उसका कारण था विदेशी आक्रमण और वो हिंसा जो हमारे समाज ने झेली, जिससे पूरे समाज की ही स्थिति खराब हुई। इसमें गलती दूसरों की थी, लेकिन हमें मानना होगा कि कुछ गलती हमारी भी थी। सदियों के विदेशी शासन के बाद हम लगभग 75 साल पहले स्वतंत्र हुए और आप हमारे ऐतिहासिक और प्राचीन जीवन शैली को फिर से पुनः जीवित होते हुए देख सकते हैं। विशेष रूप से महिलाएं फिर से समाज में बड़ी भूमिकाओं में दिख रही हैं। हमें अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन यात्रा हम शुरू कर चुके हैं। आइए सचमुच एक भारतीय बनते हैं, नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। So this was the Immortal India podcast with me, Amish. If you enjoyed this episode, like and share it, please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe, please. Thank you. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.